तो कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन थ्रू यूपीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पार्ट 1 आपके सामने है। टोटल 3 पार्ट आएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर आपको नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल सीरीज आपको ध्यान में रखना है। मैं ध्यान से समझा देता हूँ आपको। अगर पता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो एक बार। तो जब भी आप इस पूरे सीरीज में कोई भी लेक्चर देखोगे, आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है। और पॉइंट वाइज मैं बता देता हूँ आपको। पहला पॉइंट ये है कि आपको स्मॉल बट इंटरेस्टिंग टॉपिक गिवन, टास्क गिवन होंगे थ्रू आउट द सीरीज, उसको आपको फॉलो करना है। दूसरा, कॉपी कलम लेकर बैठना है। कॉपी में 3 कॉलम बनाने हैं और पहले कॉलम में लिखना है सीरियल नंबर, कहाँ से, फ्रॉम 1 to 20। देखो बहुत सारे लेक्चर में एक कभी 18 कभी 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे। आप 1 से 20 तक सीरियल नंबर लिख लो। दूसरे में आपको ऑप्शन लिखना है, तीसरे में आंसर लिखना है करेक्ट वाले। अब ये क्या है समझो ध्यान से। जैसे आपने 3 कॉलम बना लिया, जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिखाया तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये ऑप्शन वाले में आपको जो भी ऑप्शन लगता है ABCD वो लिखना है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको भले ही अप्रोच नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर नॉलेज नहीं है तो। लेकिन जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि हाँ, एक अप्रोच, एक कॉमन सेंस वाला अप्रोच क्या होता है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट के बेसिस पे कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट भी कर दोगे अच्छा खासा। ओके, तो डोंट वरी। अभी अगर स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ, केवल नॉलेज ही इस्तेमाल कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो जैसे आपने अटेम्प्ट कर लिया, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना है और देखना है कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। मान लो उसका करेक्ट आंसर ए ही है तो ऐसे टिक करना है। अगर करेक्ट आंसर उसका बी है तो ऐसे क्रॉस करना है इस थर्ड वाले कॉलम में। अब इससे क्या फायदा होगा, मान लो कि टोटल 18 क्वेश्चन है ना। तो 18 क्वेश्चन में से आपने 10 अटेम्प्ट किए, लेकिन 10 में से भी 7 आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया और 3 आपने गलत किए। अब ये जो 3 क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किए ना, अगली बार क्या करोगे, वहां पे और ज्यादा ध्यान रखोगे उस पर्टिकुलर नॉलेज में भी और अप्रोच में भी, राइट। यहाँ पे हमारी गलती हुई थी तो इसको ध्यान से अटेम्प्ट करना है। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 5 पॉइंट ध्यान से समझिएगा। एज यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, दैट्स व्हाई यू हैव टू डेवलप फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। और क्या है वो, एक है क्रेडिट सिस्टम, दूसरा है साइंटिफिक टेम्परामेंट। क्या बोलता है, ध्यान से सुन लो अच्छे से, कि कोई भी आप काम करो, चाहे अभी पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, या कल को ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करोगे, आपको क्रेडिट सिस्टम अपने आप में डेवलप करना है, जो कहता है कि आप कंसिस्टेंट रहो किसी भी काम में, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में काम करो, पूरी तरीके से अटेंटिव रहो और ट्रांसपेरेंसी शो करो। साइंटिफिक टेम्परामेंट ये बोलता है कि कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी चीज में आप क्वेश्चन करो। अगर नहीं समझ आया तो क्या करना है, आपको क्यू से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको टेस्ट करना है, कैसे, एनालाइज करके डिटेल में। फिर अगर लगे कि हाँ वो आपके पैमाने पर आपके रेशनल माइंडसेट से पे खरा उतरता है, तो कम्युनिकेट करना है, दूसरों को बताना है, लोगों को, है ना, जागरूक करना है। और एक ओपन माइंडसेट रखना है, सच दैट कि कल को प्रिपरेशन के दौरान इवन ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तो वहाँ पे जो संगी साथी मिलेंगे, अगर उनका कुछ और माइंडसेट हो तो आप उनसे भी सीख पाओ, जान पाओ, समझ पाओ, है ना। सीधे सीधे नकारो मत उनको, राइट। तो तभी हो पाएगा जब आप एक ओपन माइंडसेट रखोगे। तो होपफुली आपको क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट सिस्टम क्लियर हो गया है। साथ में लास्ट पॉइंट ये है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए। क्यों, क्योंकि यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं वो सारा कुछ आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मिल जाएगा, और यूपीपीएससी का भी मिल जाएगा। तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से। ये रहा आपके सामने। तो आपको पता है क्या करना है, जैसे ही पूरा क्वेश्चन दिखता है वीडियो को पॉज करना है, खुद का अटेम्प्ट करना है, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना है, राइट। चलो, होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो हमारा मेन एजेंडा क्या है। मेन एजेंडा है हमारा एक होलिस्टिक कवरेज ऑफ होल सिलेबस ऑफ पॉलिटी, राइट। तो इन दैट केस आपको केवल क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाना है। क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन, एक एक चीज जो गिवन है ना, उसको पूरा डिटेल में एनालाइज करना है, सच दैट कि वो आपसे मिस ना हो पाए, है ना। और कल को अगर ऐसा ही कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको फटाक से कर पाओ और रिलेट भी कर पाओ कि अच्छा ऐसे 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो इसलिए इतना अटेंटिव होना है आपको थ्रू आउट दिस होल सीरीज। चलो, इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखो, एक न्यूमोनिक्स है, मोस्टली सबको पता होता है अगर आपने यूपीएससी का मेरा कोर्स देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ जाओगे सारा कुछ। तो देखो, ईयर्स ऑफ ओल्ड ईयर, ठीक है।
अब ये काउंट करोगे आप तो 1 से लेकर 12 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। टी का मतलब हुआ टेरिटरीज, ई का मतलब हुआ इमोलूमेंट्स, ए का मतलब एफर्मेशन, ओ से एफर्मेशन, ठीक है, एफर्मेशन। आर का मतलब हुआ राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। एस का मतलब हुआ अदर शेड्यूल्ड एरिया, ध्यान है क्या, शेड्यूल्ड एरिया से। ओ का मतलब अदर बैकवर्ड एरिया। एफ का मतलब है फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट। अब इसमें 3 लिस्ट आएगा, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, अभी डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, पहले अभी जान लो कौन क्या है। ओ का मतलब हुआ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल हुआ लैंड रिफॉर्म, डी का मतलब हुआ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, पी का मतलब पंचायत, एन का मतलब म्यूनसिपालिटी, ठीक है। तो ये सारा कुछ याद करने का एक सिंपल सा तरीका हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में हमने क्या देखा अभी, ओथ एंड एफर्मेशन। अब राइट साइड में देखो ओथ एंड एफर्मेशन कहाँ पे है, दूसरे वाले ऑप्शन में ही है। तो ये थर्ड का मतलब ऑप्शन ए का क्या होगा, ए का 2 होगा। अब आ जाओ अपने ऑप्शन पे, ए का 2 कहाँ पे दिख रहा है, बस केवल ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो देखो केवल एक चीज अगर आपको पता होती ना, इस क्वेश्चन को आप कितना इजिली सॉल्व कर पाते। लेकिन हमें तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमें तो एक होलिस्टिक रिवीजन चाहिए, राइट। दैट्स वाई हम एक एक ऑप्शन को भी देखेंगे, प्लस जो अभी हमने न्यूमोनिक ट्रिक्स देखा इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे, राइट। चलो फोर्थ शेड्यूल में देखो क्या है, फोर्थ शेड्यूल में है राज्यसभा। राज्यसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट है, राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट, राइट। तो देखो कहाँ पे है, 1 2 3 4 में, 1 में ही दिख गया है ना, तो बी का हो गया ऑप्शन 1, मतलब ये 1। अब सेवेंथ शेड्यूल देखो, सेवेंथ में आ जाओ, क्या है, फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में क्या क्या, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया ऑप्शन सी का, कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ वाला मैच कर रहा है सी से, ठीक है। और एट शेड्यूल में हमने देखा ही क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि है तीसरा। तो ये हो गया 2 1 4 3। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से एकदम डिटेल में क्लियर हो गया है ना। चलो थर्ड शेड्यूल में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उसको ध्यान में रखना है आपका। इस शेड्यूल में आपको मिलेगा ओथ और एफर्मेशन, लिया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में। क्या, प्रेसिडेंट जो है ओथ एंड ओथ्स लेते हैं एज पर आर्टिकल 60 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, है ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, साथ में एमपी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सारे के सारे थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ओथ एंड एफर्मेशन लेते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो है एज पर आर्टिकल 60 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ओथ एंड एफर्मेशन लेते हैं। ये ध्यान में रहेगा आपको, वेरी गुड। फोर्थ शेड्यूल आपको पता है, एलोकेशन ऑफ सीट कहाँ पे, राज्यसभा में है। और सेवन शेड्यूल की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे 3 लिस्ट आपको मिलेगा, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, जिसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है अगर आप चाहो तो ध्यान में रख लो, ज्यादा अच्छा होगा, है ना, कल को क्या पता पूछ ले। एट शेड्यूल जो है आपको पता है कि उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, और देयर आर टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया, है ना। उसको याद करने का भी एक न्यूमोनिक्स है, किसी और क्वेश्चन में समझा देंगे। पहले आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रहा क्वेश्चन नंबर 2 एज पर दिस होल लेक्चर। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड अरेंज देम सीक्वेंशियल ऑर्डर इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि टोटल कितने पार्ट है, 25 पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला पार्ट बोलता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, जो कि है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, है ना। फिर उसके बाद आता है सिटीजनशिप आता है। ये क्या है, सेकेंड पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। फिर थर्ड पार्ट में क्या आता है, फंडामेंटल राइट आता है। क्या आता है, फंडामेंटल राइट, जो कि है 12 से लेकर 35 तक। देन फोर्थ पार्ट है हमारा डीपीएसपी, जो कि है कहाँ से लेकर 36 से लेकर 51 तक। फिर पार्ट फोर्थ के ए में है क्या, फोर्थ पार्ट के ए में है आर्टिकल 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज, 11। बोलो अभी एकदम डिटेल में एक एक चीज क्लियर हुआ क्या आपको, वेरी गुड। अब इसमें ऑर्डर तो लगा ही लोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पे कौन आएगा, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये समझा ही दिया मैंने सारा कुछ, तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ध्यान है, नॉट करेक्टली मैच बोला है, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किया है हमने, यूएसए से, बिल्कुल सही है। डीपीएसपी आयरलैंड से, एकदम करेक्ट है। रेजिड्यूरी पावर की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं है एवरीबॉडी, है ना। ये कहाँ से है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने ऊपर साथ देखा भी नहीं देखा, आगे देखेंगे, डोंट वरी। इमरजेंसी पावर की बात करें तो जर्मनी से लिया है। हमसे पूछा था नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन हमारा सी हो गया, नॉट करेक्टली मैच। अच्छा ध्यान रहे कि इसमें ऑप्शन सी पे ही पूरा फोकस नहीं डालना है, इस पे भी डालना है कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया, यूएसए। मतलब बाकी ऑप्शन भी आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। यही होता है एक डिटेल, एक हॉलिस्टिक रिवीजन पूरे सिलेबस का, है ना। तो
कुछ और चीजें आपको ध्यान में रखना है। रेजिड्यूरी पावर जो है ना, वो कहाँ से लिया है हमने? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अच्छा, रेजिड्यूरी पावर को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर कोई वर्ड आता है आपको एकदम क्लियर नहीं है तो उसको समझना है क्या है ये। तो देखो, रेजिड्यूरी पावर का मतलब, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1946-47 में, है ना, 50 तक कंप्लीट हुआ था, तो समझो कि उस टाइम पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो उस टाइम पे लोगों को नहीं पता थे कि आएंगे, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीजें, है ना। तो उस टाइम पे ये कहा गया कि जितने भी ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें अभी नहीं पता, इन फ्यूचर आ सकते हैं, उसको हम रेजिड्यूरी पावर बोलेंगे। और ये पावर, ये सब्जेक्ट किसमें रखेंगे? यूनियन लिस्ट में रखेंगे, यूनियन के पास, ठीक है। इस पे जो लॉज है वो यूनियन बना सकता है, तो इसको रेजिड्यूरी पावर बोला गया। ठीक है क्या? होपफुली आपको एकदम क्लियर है। और ये कहाँ से बोरो किया हमने? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने तीन चार चीजें बोरो की। क्या क्या? एक तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसको क्वेसी फेडरलिज्म बोलते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। होपफुली आपको ये सारा कुछ एकदम अच्छे से ध्यान में रहेगा। और अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहाँ से डिराइव किया हमने? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, इस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अगर आपको जरा सा भी आइडिया हो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको पता है कि पहले प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट का मेंशन है ना, फिर उसके बाद स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, इन सब का मेंशन है, राइट। तो आर्टिकल वाइज भी चलोगे तो आप इसको करेक्टली कर पाओगे। देखो आर्टिकल 61 में किसका मेंशन हो सकता है? स्टार्टिंग में पढ़ रहा तो प्रेसिडेंट साहब का, तो प्रेसिडेंट साहब किस पे है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 61, ये हो गया। ए का दूसरा हो गया, ठीक है। ए का दूसरा देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए और सी में, राइट। अब आर्टिकल 67 बी में किसका मेंशन हो सकता है? प्रेसिडेंट के बाद कौन आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, है ना। ये हो गया ऑप्शन। वाइस प्रेसिडेंट किधर है? वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट साहब इधर है। ऑप्शन बी का ये हो गया 3। तो ए का 2, बी का 3, देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। देखो बिना किसी बाकियों को देखे हुए, तो इसका क्या हो गया? चौथा इसका हो गया वो, है ना। तो इसका मतलब डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सॉरी, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसमें आएगा? आर्टिकल 90 में। और आर्टिकल 94 में क्या है? रिमूवल ऑफ स्पीकर है। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया एक एक चीज। आगे बढ़ जाते हैं। फिर सारा कुछ मैंने बता ही दिया है ना, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये भी कॉमन सेंस के बेसिस पे कर सकते हो आप। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ऑब्वियस है, ग्राउंड लेवल की बात है तो स्टेट लिस्ट में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटर हर एक स्टेट का पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन का वो नहीं देख सकता, है ना। कॉमन सेंस यही बोलता है। तो इसलिए स्टेट लिस्ट का पार्ट है, बिल्कुल है। सेंसस जो है किसी एक स्टेट का नहीं होता, सारे के सारे एक साथ करवाना होता है। तो कौन कराता है? यूनियन। दैट्स व्हाई ये यूनियन लिस्ट में होना चाहिए। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट, अभी हमने देखा फोर्थ शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? फोर्थ। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेकंड। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि सेकंड शेड्यूल में क्या है? ई का मतलब इमोलूमेंट्स। देख कहीं पे भी अगर मौका मिल रहा तो क्यों ना रिवाइज करते हुए चले, है ना। तो रिवाइज भी कर रहा हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता है 10th शेड्यूल में, बिल्कुल सही है। हमसे गलत पूछा था, ऑप्शन सी जो है गलत है। क्यों गलत है वो भी मैंने समझा दिया। आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन इन द स्टेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने देखा कहाँ से ड्राइव किया हमने? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कैनेडियन दिख रहा है क्या कहीं पे? बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा। लेकिन ऑप्शन सी देखो क्या बोला? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ध्यान रखो, अगर हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो नीचे क्या है? यूएसए है, और ऊपर क्या है? कनाडा है। ऊपर का मतलब नॉर्थ में, है ना। तो इसलिए ब्रिटिश का रूल था वहां पे, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट जो है वो कनाडा को ही बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइन्ड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि थर्ड शेड्यूल में सबका है, केवल प्रेसिडेंट का नहीं है। प्रेसिडेंट साहब कैसे ओथ लेते हैं? इस पर आर्टिकल 60, है ना, समझा ही दिया था मैंने ऑलरेडी। तो इसलिए तीसरे को छोड़ दो, एलिमिनेट करो। ऑप्शन हो गया सी। ठीक, बाकी सब जो है एज पर थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं? ओथ एंड एफर्मेशन लेते हैं। बोलो एकदम क्लियर है। स्टार्टिंग में डिटेल में देख लिया था, आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, कोई लो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब है 9th शेड्यूल। देखो 2007 में एक केस हुआ जिसको कोहिलो केस बोलते हैं। तो आप इसको एकदम डिटेल में जानना। फिलहाल अभी इनका डेथ हो गया है, लेकिन 2007 में ये तमिलनाडु एंड अदर वर्सेस, सॉरी, बाई कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक केस था, है ना। कब? 2007 में। वो 9th शेड्यूल के अकॉर्डिंग, या फिर कह लीजिए रिलेटेड था। क्यों? क्योंकि उसमें लैंड रिफॉर्म के रिलेटेड
बहुत सारे लॉ प्लेस किए थे किसमें, 9th शेड्यूल में। और आपको पता है कि उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जितने भी सब्जेक्ट है ना 9th शेड्यूल में, वो नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट जवाब है बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो प्रीएम्बल है हमारा ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। देखो क्या है बेरूबरी केस, ध्यान से समझो। बेरूबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था उस पर्टिकुलर केस में कि जो प्रीएम्बल है हमारा ना, वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और इस केस में ये 1960 में डिसाइड किया गया था कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, जिसको अभी बांग्लादेश बोलते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग ने क्लासिफाई किया था कि प्रीएम्बल जो है इन्फोर्सेबल नहीं है और डज नॉट हैव लीगली बाइंडिंग इफेक्ट। तो अब बात आती है कि अभी क्या है उसका कंडीशन। तो देखो एज पर 2025 प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट, और साथ में इन्फोर्सेबल भी नहीं है। होपफुली आपको अभी करंट का सिचुएशन और उसका उस टाइम का सिचुएशन एकदम अच्छे से क्लियर है। अभी आपको क्या करना है कि कुछ लैंडमार्क केसेस हैं उसको ध्यान में रखना है। सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस, सिंपल केसेस है, आपको सिंपली इसको पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप इफ ही और सी। अब ये चारों में से कौन सा हो सकता है? रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप। बिल्कुल, अगर आप रिनाउंस करते हो अपने इंडियन सिटीजनशिप को, मतलब वो तो सीधे दिख रहा है कि रिनाउंस कर रहे हो। वॉलंटियर एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ये भी एक कंडीशन है। मैरिज अ सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, नहीं ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी और सिटीजन से मैरी कर रहे हो किसी अदर कंट्री के तो आपका सिटीजनशिप छीन लिया जाएगा, नहीं, गलत है। क्रिटिसाइजेज द गवर्नमेंट, अब देखो क्या आप क्रिटिसाइज कर दोगे गवर्नमेंट को तो आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो ये चौथा बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो चौथा नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन बचा, पहला दूसरा तीसरा और पहला दूसरा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी अदर कंट्री के सिटीजन में शादी करते हो और अपने देश में लाते हो तो ऑब्वियसली आपकी सिटीजनशिप को, है ना, नहीं छीना जा सकता, राइट। तो वही बेसिक चीज है, आपको पता ही है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगर अच्छा ये देखो, तो इंडियन सिटीजनशिप लूज करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? एक तो रिनाउंसिएशन, दूसरा टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। ये तीनों के तीनों डिटेल में गिवन है, एक बार आप जस्ट पढ़ लेना, है ना, सिंपल चीज है, एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, बोला 2 लिस्ट है हमारे पास, मैच करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कहाँ पे प्रोविजन है? ये है आर्टिकल 368 में, मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता था ये तो ऑब्वियस है, ध्यान में रखो क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 में प्रोविजन है। तो ए का हो गया चौथा, ए का लो, एक ही से आंसर आ गया आपका, है ना। दूसरा है फाइनेंस कमीशन, कहाँ है? आर्टिकल 280 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 में है। और ऑल इंडिया सर्विसेज कहाँ पे गिवन है? आर्टिकल 312 में। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला एक लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। यहाँ पे फिर से वही क्या इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आर्टिकल है। तो आर्टिकल 315 में क्या है? आपको पता होगा कि यूपीएससी का मेंशन है 315 में। तो डी का 1 हो गया। डी का 1 कहाँ पे है? ऑप्शन ए और डी में है। आर्टिकल 280 में अभी देखा हमने क्या, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो 2 हो गया। बी का 2, बी का 2 किधर है? अच्छा, ऑप्शन ए में है। तो आंसर हो गया 3241। तो ये हो गया। क्या कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 3148 में। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 323 ए में। होपफुली आपको अच्छे से आर्टिकल के साथ क्या है उसमें वो भी क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। मैंने बताया कि सारे आर्टिकल को रटने की जरूरत नहीं, लेकिन जो आर्टिकल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उसको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इसका भी निमोनिक से ध्यान में रखना आपको। इसको मैंने याद किया है तामेमी। तामेमी का फुल फॉर्म क्या है? त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम। तो त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम, बिहार आगे यहाँ पे नहीं हो सकता, उत्तराखंड भी नहीं हो सकता, नागालैंड भी नहीं हो सकता। क्या क्या हुआ? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम भी है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रहेगा आपको। यहाँ पे बनता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। क्या बनता है? इन दीज एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, जिसके पास सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी होती है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं
मैटर्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर के लिए। ध्यान में रहेगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको पता है कहाँ, यूएसए से। क्यों पता है? स्टार्टिंग में भाई देखा तो था, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आर्टिकल 76 148 तो अभी आपने देखा क्या कैग कैग रिलेटेड है इससे, तो ऑप्शन बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 देखो कहाँ पे है, ऑप्शन बी और सी में। चलो 50-50 पे आ गए। अब फिर से वही बात कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 75 76 यहाँ पे मेंशन होगा क्या? बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक उसमें जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पहले, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट साहब आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब, है ना, फिर उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारा मतलब इस तरीके से पूरा पूरा चलता है। क्या चलता है? आर्टिकल नंबर वाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो 75 और 76 ये किससे रिलेटेड होगा? ये रिलेटेड होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से भी हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर से, है ना। अब आर्टिकल 131 ए, इसमें क्या मेंशन होगा? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाद में आते हैं। तो ये हो गया, मतलब जस्ट एक कॉमन सेंस वाला अप्रोच में दे रहा हूँ। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लोगों को याद रहता है, अगर आपको याद नहीं तो कॉमन सेंस से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो बी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया, तो बी का 1 डी का 2, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब यहाँ से आपको एकदम एक क्लियर हो गया क्या कि ए का जो है आर्टिकल 76 में क्या है? तीसरा, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है। ध्यान में रहेगा आपको। वेरी गुड, ठीक है। तो सारे के सारे आर्टिकल मैंने समझाई दिए, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है। अब बोला फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। देखो इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने बताया था ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अगर आपको ध्यान में है तो इस शेड्यूल के मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। देखो इलेक्शन शेड्यूल, सॉरी 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, लास्ट में क्या आता है? पीएम। पी का मतलब पंचायत, एम का मतलब म्यूनिसिपालिटी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है 11th शेड्यूल पंचायत से, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो कितना आसान। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि कितने मैटर हैं। 29 मैटर इसमें है 11th शेड्यूल में, और 18 मैटर हैं किसमें? 12th शेड्यूल में, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, और कौन से अमेंडमेंट आए थे ये भी ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे 29 शेड्यूल कौन कौन से हैं आपको क्या करना है? एक इसको पढ़ना है अच्छे से, बस रटने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लो, है ना, बहुत है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो है इसमें 11th शेड्यूल में। ओके, तो एवरीबॉडी इस पूरे लेक्चर में इतना ही था। होपफुली आपको एक चीज क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, वेरी परेशानी नहीं होगा। अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पूछो, डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। जैसा कि लास्ट में आपको पता है कुछ पोयम, शेरो शायरी, है ना, अच्छी लाइंस रहती है सच दैट आपको मोटिवेटेड रखा जा सके थ्रू आउट दिस होल प्रिपरेशन। दैट्स वाई आज के लिए है कि सीखा है बहुत कुछ जो भी जिंदगी में हमने, सीखा है बहुत कुछ जो भी जिंदगी में हमने, बस बेबाकी नहीं अपनों से मिले ठोकरों की देन है। होपफुली आपको ये ध्यान में रहेगा और इससे आप सीख के बेहतर कर पाओगे जीवन में, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।